हाय 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 एवरीवन। आप 8:30 बज गए हैं। लेट्स वेट फॉर जस्ट 1 or 2 minutes मोर एंड 2 मिनट और वेट करते हैं एंड देन हम लोग शुरू कर देते हैं। अगर किसी को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही हो तो प्लीज़ वो मैसेज डाल देना। टीम्स में मैसेज डाल देंगे तो हमको सुनाई देगा, मतलब हमको एटलीस्ट हम लोग देख पाएंगे कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। थैंक यू सो मच मिस्टर सत्यनारायण। जस्ट 2 more minutes प्लीज, एक एक या 2 मिनट और वेट करते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट। थैंक यू सतीश। कॉल का टोटल ड्यूरेशन हमने हाफ एन आवर, आधा घंटा, 30 मिनट्स रखा है। कोशिश करता हूँ कि आधे घंटे के अंदर जो भी हमें एक्सप्लेन करना है वो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि शायद थोड़े जल्दबाजी में या फिर तेजी से एक्सप्लेन हो गया हो तो आप रुक जाइएगा। कॉल के अंत में आप सवाल भी पूछ सकते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि और ज्यादा और कुछ अगर कवर कर सकें तो। विनोद, थैंक्स फॉर द मैसेज। आई थिंक हम यहाँ पे वी हैव मेंशन दिस इज गोइंग टू बी इन हिंदी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लॉट ऑफ पीपल आई एम श्योर आर एक्सपेक्टिंग हिंदी हियर। वी विल डू अनदर कॉल in English, and there we can of course have we can anybody who is comfortable with English can join that call. Please do stay here. I'll try to speak in English in between if possible. Awesome. Thank you. चलिए लेट्स शुरू करते हैं हमें भी। तो बेसिकली हम लोग आज हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज 915trade.com। आई एम श्योर कि आप में से सभी लोग प्लेटफॉर्म के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, सुना है, तभी तो आप इस कॉल में ज्वाइन हुए हैं। तो मैं ज्यादा कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में मतलब हिस्ट्री या वो सभी नहीं बताऊंगा। हम लोग डायरेक्टली प्लेटफॉर्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करता है, क्या है प्लेटफॉर्म और इसको किस तरह से यूज किया जा सकता है। लेकिन प्लेटफॉर्म के बारे में, मैं प्लेटफॉर्म के फीचर्स या प्लेटफॉर्म को एक्सप्लेन करने से पहले आई वुड लाइक टू एक दो तीन चीजें उससे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली जो लोग ट्रेड करते हैं, लेट्स से हमारे प्लेटफॉर्म में तो सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। यानी जिस किसी को भी इंट्राडे या डेरिवेटिव्स का ट्रेडिंग करना है निफ्टी बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में, एट सम पॉइंट इन टाइम हमारे पास सेंसेक्स एंड मोस्ट लाइकली स्टॉक ऑप्शंस वगैरह भी ऐड हो जाएंगे। तो जिस किसी को भी उसमें इंटरेस्ट है ये प्लेटफॉर्म उनके लिए है। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, स्विंग ट्रेडर्स के लिए या फिर इक्विटी ट्रेडर्स के लिए अभी ये प्लेटफॉर्म नहीं है। एट सम पॉइंट इन टाइम फ्यूचर में शायद हम लोग वो भी फीचर्स ऐड करेंगे। तो जो भी इंट्राडे पे ट्रेड करते हैं, स्पेशली लेट्स से निफ्टी, क्योंकि वीकली एक्सपायरी निफ्टी में है तो बहुत सारे लोग निफ्टी तो ट्रेड करते ही होंगे ऑब्वियसली। तो जो लोग, स्पेशली जो लोग इंट्राडे पे ट्रेड करते हैं उनके कुछ स्टाइल्स हैं, है ना। तो हर कोई अपने अंदाज से ट्रेडिंग करता है। तो एक दो तीन स्टाइल्स हम लोग पहले बात करते हैं कि किस तरह के मोस्ट कॉमन पॉपुलर स्टाइल्स क्या हैं और क्या है, क्या क्या चीजें कम पड़ जाते हैं उन स्टाइल्स के अंदर, या फिर क्या प्रॉब्लम्स है उन स्टाइल्स के अंदर जिसकी वजह से एटलीस्ट हम सक्सेसफुल, मैं खुद सक्सेसफुल नहीं हो पाया एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस हुए थे। सबसे ज्यादा सबसे कॉमन ट्रेडिंग स्टाइल तो आता है आपके प्राइस एक्शन के ऊपर या फिर प्राइस को लेके ही। तो बहुत ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ द लोग, हमने जितने जितने लोगों से बात की है और जितना हमारा ऑनलाइन में भी एक्सपीरियंस रहा है, मेजॉरिटी जाते हैं प्राइस और प्राइस एक्शन के ऊपर। फॉर एग्जांपल कि अगर निफ्टी है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको स्क्रीन दिख ही रहा होगा। आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। सो बहुत सारे लोग बेसिकली अगर डे पे ले लेते हैं तो
ज्यादातर लोग देखते हैं कि चलो 22,800 पे सपोर्ट बहुत स्ट्रांग था, बहुत दिनों से चल रहा था, ये यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, या फिर रिजेक्ट करते जा रहा है। या फिर कुछ लोग कैंडल स्टिक पैटर्न्स देखते हैं, या फिर कुछ लोग अलग अलग टाइम फ्रेम में वो प्राइस एक्शन देखते हैं। एंड कुछ लोग बेसिकली ये प्राइस के बेसिस पे इंडिकेटर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आरएसआई हो गया, या फिर मैकडी हो गया, या फिर यू हैव ईएमएस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। अब इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सबका क्या चैलेंज है कि सारे के सारे सिर्फ प्राइस को बेस लेके चल रहे हैं। एंड दो तीन चैलेंजेस है। एक तो अगर आप इनमें से जितने भी अगर इंडिकेटर आप यूज कर रहे हैं, वो सारे इंडिकेटर प्राइस को एवरेज लेके चल रहे हैं। सारे के लगभग जितने इंडिकेटर अभी मैं बात कर चुका हूं, या फिर जितने इंडिकेटर्स इस तरह से काम करते हैं, सुपर ट्रेंड हो जो भी हो, वो सारे क्या करते हैं कि प्राइस को एवरेज ले लेते हैं। तो अगर मान लीजिएगा कि कोई आप कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, तो पिछले 15 कैंडल का एवरेज वो लेता है, तो उसको तो लगता है कि प्राइस और नीचे जाएगा, क्योंकि एवरेज अगर वो क्लोज ले लेता है तो क्लोज तो सबका नीचे है। तो उसके हिसाब से तो अगर एवरेज इसका एवरेज इसका एवरेज इसका सबका अगर एवरेज लेते जाएगा, तो ऑब्वियसली प्राइस उसको तो लगता है कि प्राइस और नीचे जाएगा। जब तक वो इन सबको कंसिडर करके रिएक्ट करेगा कि शायद प्राइस ऊपर जाएगा, तब तक प्राइस और दोबारा वापस नीचे आ रहा है। तो ये चैलेंज होता है स्पेशली इंट्राडे के अंदर। अगर कोई हायर टाइम फ्रेम पे, डे टाइम फ्रेम पे, या फिर मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, तो ये ठीक ठाक काम करते हैं, अच्छा खासा काम करते हैं इनफैक्ट। लेकिन स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इन सबका ये प्रॉब्लम होता है, जो प्राइस एक्शन बेसिस करते हैं। कुछ लोग होते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स होते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, मैं अब उसमें डीप नहीं जा रहा हूँ। अगर किसी को उसके बारे में भी समझना है तो शायद एक और कॉल किया जा सकता है। लेकिन अब दूसरे तरह के लोग होते हैं जो कि वॉल्यूम बेस्ड करते हैं। बहुत सारे लोग वॉल्यूम या वॉल्यूम प्रोफाइल के बेसिस पे भी ट्रेड करते हैं। अब कैंडल के वॉल्यूम से जो भी प्रॉब्लम, इनफैक्ट वॉल्यूम प्रोफाइल भी अगर आप ले लेते हैं, तो इस तरह से आप वॉल्यूम देखो या फिर हॉरिजॉन्टली डाल के अगर वॉल्यूम देखोगे, तो उसका बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये तो वो एक तो इस तरह से देखते हैं तो कैंडल के ऊपर वो बता रहा है, वो ये नहीं बता रहा है कि ये लोग सेलर्स हैं बायर्स हैं। सिर्फ इसलिए कि कैंडल ग्रीन है, वो वॉल्यूम भी ग्रीन बताएगा, विच इज नॉट करेक्ट, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इतना वॉल्यूम आया, फिर ड्राई आउट हो गया, वॉल्यूम कंटिन्यू नहीं होता है। एंड देन वॉल्यूम प्रोफाइल भी अगर आप देखते हैं, तो बेसिकली उस टाइम फ्रेम में शायद सेलर ज्यादा होंगे, इसीलिए वो पुश करता है, लेकिन वो ये नहीं बता पाता है कि प्राइस इस लेवल पे वापस आ सकता है कि नहीं आ सकता है। या फिर यहाँ पे नीचे अगर वॉल्यूम दिखा ही नहीं, तो वो कॉन्क्रीटली नहीं बता पाएगा कि यहाँ पर शायद सपोर्ट पड़ा है, या फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस पड़ा है बोलकर। उसका एक और भी प्रॉब्लम है, जो कि द सेम प्रॉब्लम आपको ये फुटप्रिंट चार्ट्स में भी दिखता है। और वो ये है कि जितने भी फुटप्रिंट्स चार्ट्स हम देखते हैं, जो कि मैं भी यूज कर चुका हूँ टू बी ऑनेस्ट, एंड टू सम डिग्री ये सारे के सारे अच्छे ही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब गलत है। लेकिन हम मेरा इंडिविजुअली मेरा जो एक्सपीरियंस है, और जिस तरह से हमने इन सारे टूल्स को देखा है, उनमें जो कमियां हमें दिखी हैं, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो वॉल्यूम, अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइल भी देखते हैं, फुटप्रिंट चार्ट्स भी देखते हैं, वो ज्यादातर आपको सिर्फ निफ्टी का ही वॉल्यूम दिखा रहे हैं। फुटप्रिंट चार्ट्स में भी इस कैंडल में निफ्टी में कितना डेटा आया है वही बताता है, और वो ये बिल्कुल कंसिडर नहीं करता है कि ऑप्शन में क्या हो रहा है। ओके। तो चैलेंज ये भी हो जाता है कि अगर यहाँ पर वॉल्यूम है, या फिर यहाँ पर अगर इस कैंडल के अंदर कुछ वॉल्यूम आ रहा है, डजंट नेसेसरली मीन दैट वो अल्टीमेट डिसीजन मेकर्स है, क्योंकि जितना पैसा इसमें लग रहा है, कभी कभी इसके 10, 20, 50, 100 गुना ज्यादा ऑप्शंस में लग जाता है। तो जो बंदा ऑप्शन के स्ट्राइक्स में पैसे लगा रहा है, वो कैसे प्राइस को मूव करने देगा? हमें एंड ऑफ द डे देखना है कि इंस्टीट्यूशंस जब पैसे लगा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो बस यहाँ पर पैसे लगा रहे हैं, वो तो यहाँ पे भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ऑप्शन के स्ट्राइक्स पर भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। तो जब सिर्फ अगर इसी का वॉल्यूम अगर हम देख के चलते हैं, तो हम लोग एक और दूसरी कहानी, एक कहानी अधूरी रह जाती है, आधी स्टोरी और रह जाती है। तो फुटप्रिंट चार्ट्स का मेरा वो प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मुझे शायद एक और टूल देखना पड़ेगा, जिसके अंदर मैं सिर्फ ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। और अगर ऑप्शन का एक कॉन्ट्रैक्ट का मैं फुटप्रिंट देखता हूँ, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि मुझे तो सारे एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम हमको तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पे देखना पड़ेगा ना, कि कहाँ पर ज्यादा बिल्डअप हो रहा है, कहाँ पर कम लोग एग्जिट कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो फुटप्रिंट चार्ट्स का बेसिकली वो प्रॉब्लम रहा है। तो हमने सोचा कि शायद हमें एक प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा, या फिर एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर हमें ये सारी चीजें एक साथ मिलके हम लोग
थोड़े इजी तरीके से हम लोग डेटा को एनालाइज करने में हमें थोड़ा आसानी होनी चाहिए। तो इसीलिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया 915trade.com। तो इसमें आपको लाइव में निफ्टी बैंक निफ्टी दिखेगा और हिस्टोरी में भी आपको इंडेक्स व्यू के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी आपको दिख जाएगा। अगर आप रजिस्टर करते हो तो आपको हिस्ट्री चार्ट्स एक्सेसिबल रहेंगे, आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी रजिस्टर करते हैं वो हिस्ट्री बिल्कुल देखें, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए जिस तरह से ये प्लेटफॉर्म आपको डेटा दिखाता है वो नया है। तो डायरेक्टली आप अगर इस प्लेटफॉर्म को देखते हैं, अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस्ड लोगों से भी हम जब मिलते हैं तो वो कहते हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है समझने के लिए, क्योंकि वो ज्यादातर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इंडिकेटर सेटअप से उस तरह से आते हैं। तो रिक्वेस्ट इज, प्लीज स्पेंड सम टाइम, लुक एट डेटा इन द हिस्ट्री, सी कि किस तरह से ये डेटा काम कर रहा है और किस तरह से निफ्टी का प्राइस इस डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना कितना आसान है या फिर कैसे काम करता है। देन जब आप लाइव पे आते हैं तो आपको सरप्राइज नहीं लगेगा, आसान लगेगा आपको समझना। वैसे आज हम लोग कुछ हद तक आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आसान करने की कोशिश करेंगे। तो लाइव पे लेट्स से निफ्टी पे चलते हैं। अगर आप आज लाइव होते हैं निफ्टी पे तो आपको ये दिखता, ये ही स्क्रीन है हमारा और कुछ नहीं है। इन इन चारों चार्ट्स के अंदर आपको निफ्टी के बारे में सब कुछ क्लियरली पता चल जाएगा। हमें पता चलता है, हम हर रोज इसी को देख के हम अपने भी बेसिकली हम अपना काम भी उसी के बेसिस पे करते हैं। एंड इसके बाहर हमें कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अगर प्राइस एक्शन देखते हैं, अगर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है तो शायद आपको एक और टूल की जरूरत पड़ सकती है। जो आप ट्रेडिंग व्यू ले रहे हो, निफ्टी ले रहे हो, जो भी ले रहे हो, उसके अंदर आप शायद कैंडल स्टिक है, हायर टाइम फ्रेम का अगर आप देखना चाहते हैं तो। और कुछ लोग बेसिकली आपके जो भी ब्रोकर हैं उसका प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो या फिर ट्रेडिंग यूज कर सकते हो, बट उसके अलावा आपको कोई और प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। मैं इस कॉल में अभी आपको कन्विंस करवाऊंगा कि क्यों आपको इस एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आपको सारा का सारा निफ्टी का खेल आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है ना। एटलीस्ट क्विकली मैं आपको समझा देता हूं कि ये है क्या चीज। तो बेसिकली फर्स्ट चार्ट जो है वो आपको फ्यूचर्स के ऊपर सेल और बाई कॉन्ट्रैक्ट्स को अलग अलग दिखा रहा है। तो बेसिकली सेल कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं और बाई कॉन्ट्रैक्ट्स कितने हैं, दोनों आपको अलग अलग से आपको एक ही जगह पे दिख जा रहा है कि भाई आज सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है या फिर आज बायर्स का प्रेशर ज्यादा है। ओके। तो इसको देख के बहुत ज्यादातर तो इसको देख के समझ में आ ही जाता है कि जब एक तरफ से अगर कोई इतना ज्यादा पावरफुल होता है तो मार्केट उनके डायरेक्शन पे पुश कर ही देता है। अनलेस कि नीचे से प्रेशर फिर दोबारा बढ़ गया या फिर ये लोग अगर बढ़ नहीं रहे हैं, हायर हाई नहीं बना रहे हैं, ये लोग अगर ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बेच रहे हैं, तभी जाके प्राइस का मूवमेंट कुछ और चेंज होता है। अदरवाइज अगर कोई स्ट्रांग है, सुबह से ही स्ट्रांग है, और अगर वो ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स और बेच ही पूरे दिन भर बेच रहे हैं, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्राइस उन्हीं के सपोर्ट में जाएगा। तो ऑब्वियसली क्योंकि सेलर ज्यादा है तो प्राइस नीचे जाने के चांसेस ज्यादा ही रहते हैं। फिर से समझिएगा, एक बार अगर ये लोग सेल कॉन्ट्रैक्ट बना दिए और यहां तक आ गए, उसके बाद अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बेच रहे हैं और अगर ये फ्लैट बन जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं रहता है। इनको कंटिन्यूअसली नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते रहने पड़ेंगे सेल का प्रेशर बनाने के लिए। तो ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि बहुत बार लोग कहते हैं कि यहाँ पे सर इतना गैप है इन दोनों के बीच में, मार्केट को तो शायद नीचे जाना चाहिए था, फिर मार्केट ऊपर क्यों आया है। तो सुबह के टाइम पे उन्होंने तो बहुत तेजी से सेल करके उन्होंने कुछ प्रेशर बनाया, लेकिन उसके बाद में अगर वो कंटिन्यूअसली नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बनाते हैं तो नया सेल तो नहीं हो रहा है ना। नया मार्केट में भी बेसिकली सप्लाई आना चाहिए फ्रॉम सेल कॉन्ट्रैक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वो नहीं आता है तो प्राइस के ऊपर प्रेशर कैसे बनेगा। तो इसीलिए इसको देखना जरूरी है। और इससे भी बहुत हद तक आपको समझ में आ जाता है, ये बेसिकली बाय माइनस सेल, इन दोनों के बीच में जो गैप है वही आपको यहाँ पर दिखाता है। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में इन दोनों के बीच में जितना भी गैप है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। क्योंकि ये बाय माइनस सेल है, तो सेल अगर कॉन्ट्रैक्ट्स अगर फ्यूचर्स के अंदर ज्यादा स्ट्रांग है तो आपको नेगेटिव दिखेगा, जीरो के नीचे आएगा, माइनस में आएगा। और अगर ये ज्यादा पॉजिटिव है, मतलब बायर्स अगर स्ट्रांग है, तो आपको जीरो के ऊपर आएगा एंड दिस विल बी अबाउट जीरो। ओके। तो ये बेसिकली सेकंड चार्ट है जो आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताता है। इसका एक एडवांटेज जहां तक मैंने देखा है वो ये होता है कि आपको ये छोटे छोटे बेसिकली जिस तरह से फॉर एग्जांपल इन द पीरियड ऑफ 3-4 मिनट्स, ये आपको क्लियरली बताता है कि प्राइस एसेंशियली वो नीचे की तरफ और पुश कर रहा है बोलकर। अगर आप हिस्ट्री में भी देखेंगे तो एक माइन्यूट टेस्ट, छोटा छोटा मूवमेंट जो है वो आपको इजीली इसमें दिखाई देता है। इसमें समझना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है।
तो इसको देखने के बाद में थोड़ा इजी हो जाता है, इसीलिए ये चार्ट हमने रखा है। तो फ्यूचर्स बाय एंड सेल एंड द डिफरेंस बिटवीन बाय एंड सेल, बस ये दोनों वो उस फ्यूचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एंड देन ये स्पॉट के कैंडल्स हैं। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज टाइप कीजिए। मैं अपना एक्सप्लेनेशन खत्म करने के बाद में क्वेश्चंस देखूंगा एंड आई ट्राई टू आंसर देम एट द एंड ऑफ माय एक्सप्लेनेशन। और ये थर्ड चार्ट जो है वो स्पॉट के कैंडल्स हैं। स्पॉट क्यों दिखाते हैं हम लोग? क्योंकि स्पॉट के बेसिस पे एटीएम स्ट्राइक डिसाइड होता है। तो एटीएम हमेशा स्पॉट का प्राइस जहां क्लोज है उसके बेसिस पे एटीएम डिसाइड होता है, तो हम लोग इसीलिए स्पॉट का प्राइस दिखाते हैं। एटीएम -5 स्ट्राइक्स एंड +5 स्ट्राइक्स, तो पूरे 11 स्ट्राइक्स आपको किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे मिलेंगे। कभी भी आपको एटीएम बीच में ही दिखेगा, सो दैट आपको इजी होगा समझने के लिए कि प्राइस आगे जाएगा कि नीचे पीछे जाएगा बोलकर, या फिर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, समझने में आसान हो जाएगा। अब ये सारा डेटा आपको हर 1 मिनट पे रिफ्रेश होता है, एवरी 1 मिनट। आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक वेट करना पड़ता है। अगर आप 9:30 पे अगर आप देख रहे हैं तो 9:30 का आपका डेटा मिल जाएगा, उसके बाद 9:31 पे आपको डेटा मिलेगा। सिर्फ 1 मिनट का लैग रहेगा और उससे ज्यादा आपको कोई मतलब वेट नहीं रहेगा, ज्यादा और डिले नहीं रहेगा। एवरी टाइम ओनली 1 मिनट पे डेटा रिफ्रेश होता ही रहेगा। अब दूसरा सवाल ये भी आता है कि लोग कहते हैं कि व्हाट इज, ये क्या है, ये वॉल्यूम है कि ये ओआई है बोलकर। इसके बारे में मैं एक और, क्योंकि समझाने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो मैं किसी और कॉल में या फिर सेपरेटली कभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, या फिर ऑनलाइन में भी हमने कुछ वीडियोस में इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। ये ना तो वॉल्यूम है ना ही ओआई है। आपको कंपैरिजन करने के लिए आप किसी भी स्ट्राइक का लेकर आप काइट में या फिर सेंसिबल में या फिर एंजल वन में, ग्रो में, जहां पर भी आपका अकाउंट है वहां पर आप वो स्ट्राइक का कॉल और पुट का आप ओआई निकाल कर देख सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस क्या है। हमारे पास अभी कितना ओआई हमारा वॉल्यूम है या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और आपके ब्रोकर में कितना कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये ओआई नहीं है। ओआई ये बेसिकली एक स्मॉलर वर्जन ऑफ ओआई आप बोल सकते हो, ओआई का एक छोटा हिस्सा बोल सकते हो। हम लोग ओआई इसलिए नहीं देखते हैं कि ओआई के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स तो ऐसे पड़े रहते हैं जो इनका कोई मार्केट में एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं रहता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं। अगर आप अप्लाई करेंगे अगर बजाज फाइनेंस के अंदर या फिर आईसीआईसीआई बैंक के अंदर एज ए जॉब फॉर मैनेजिंग फंड्स, वो आपको शायद 10 करोड़ दे देगा और बोलेगा कि आप प्लीज निफ्टी के अंदर आप हेड्स बना के हफ्ते का या फिर मंथली एक्सपायरी का पोजीशन बना दो। ये स्ट्रैटेजी है, देखते रहो। अगर प्राइस कुछ आपके हिसाब से काम करता है तो वेल एंड गुड, इफ यू मेक योर प्रॉफिट वेल एंड गुड। नहीं तो थोड़ा उसको ट्वीक करके आप उसको थोड़ा चेंज कर दो, हफ्ते में एक बार दो बार चेंज करना है कर सकते हो, लेकिन आपका स्ट्रैटेजी फिक्स्ड है। आप यकीन नहीं करेंगे, 90% लोग यही लोग हैं, इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए यही लोग आपके कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हैं। इसीलिए जब आप वॉल्यूम कंपेयर करते हैं, हमारा शायद 10% रहेगा पूरे ओआई के अंदर, 90% तो हम देखते भी नहीं है। तो इसीलिए आपको जो माइन्यूट, जो बारीकियां हैं, जो मूवमेंट होते हैं प्राइस के अंदर या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, वो इजीली इसके अंदर आपको समझ में आ जाता है। फिलहाल आप इतना समझ लीजिएगा कि इससे आपको प्राइस का इम्पैक्ट समझना बहुत ज्यादा आसान होता है कंपेयर टू ओआई। ठीक है। अब जब मैं आपको वॉल्यूम प्रोफाइल और आपको मैं फुटप्रिंट चार्ट्स के बारे में बता रहा था, मैंने कहा था कि सिर्फ फ्यूचर्स का प्राइस, जब फुटप्रिंट्स में कैंडल का भी प्राइस देखते हैं, सिर्फ इसके बेसिस पे आपको मूवमेंट नहीं होता है। अगर आप ये देखते हैं इसके बेसिस पे, तो इसके बेसिस पे तो ये हमेशा कॉन्ट्रैक्ट सेल कर ही रहे थे दिन भर, तो फिर प्राइस फिर ऊपर क्यों आया? तो फिर प्राइस यहाँ से क्यों ऊपर गया? तो फिर यहाँ से क्यों रिजेक्शन लिया, या फिर यहाँ से क्यों रिजेक्शन लिया? तो ये सारी चीजें या फिर नीचे से सपोर्ट क्यों बनता गया फॉर एग्जांपल, क्योंकि प्रेशर तो बहुत ज्यादा था। एटलीस्ट यहाँ पर तो प्रेशर बहुत ज्यादा था फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से तो इसको और नीचे पुश करना चाहिए था। तो फ्यूचर अलोन डिक्टेट नहीं करता। मेरा फुटप्रिंट चार्ट्स के साथ में या वॉल्यूम प्रोफाइल्स के साथ में मेरा यही प्रॉब्लम है कि वो अकेले पूरे डिटेल्स नहीं देते हैं। हमें ऑप्शन स्ट्राइक्स के अंदर डेटा देखना ही पड़ता है। मैंने जैसे आपको कहा है, आप कभी भी 1 मिनट का डेटा लेके यहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है और यहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है अगर आप देखेंगे, कभी कभी यहाँ पे इनसे 10 गुना से लेके 100 गुना ज्यादा पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट होता है। और ये सारे सेलर्स हैं, सॉरी मैं एक्सप्लेन करूंगा ये क्या है। लेकिन जब इतना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट होता है तो ऑब्वियसली ये लोग भी, इनका भी कुछ मायने रखता है ना, जो जब ये लोग क्या कह रहे हैं बोलकर।
सो इसीलिए सिर्फ ये डेटा के ऊपर सब कुछ डिपेंड नहीं करता है। देन यू नीड ऑल ऑफ देम। इन सभी को मिला के आप एक स्टोरी बना सकते हैं, या फिर आप एक एक डायरेक्शन बना सकते हैं जो आपको कंप्लीट क्लैरिटी देगा। वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे वो क्लैरिटी मिलता है बोलकर। ये वाले चार्ट में आपको स्ट्राइक वाइज आपको बाय और सेल का वॉल्यूम बोल रहे हैं, लेकिन एसेंशियली ये कॉल सेलर्स हैं, और ग्रीन में जो दिख रहा है वो पुट सेलर्स हैं। सिंपल है। क्यों ये ग्रीन में पुट सेलर्स हमने ग्रीन में रखा है? क्योंकि पुट सेलर ज्यादा होते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, और अगर कॉल सेलर ज्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली प्राइस नीचे जाता है। इसीलिए हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बेसिकली ये कलर कॉम्बिनेशन चूज किया है। तो अभी आपको ये तो समझ में आ गया कि ये है क्या। फॉर एग्जांपल फ्यूचर्स का सेल कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर के बाय कॉन्ट्रैक्ट्स। आसानी होती है समझना कि यार प्रेशर सेल का ज्यादा है, ओके फेयर इनफ। एक डाउन हमको बेसिकली अगर आप बायर हैं तो पुट के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपको ज्यादा देखना चाहिए, अगर आप सेलर है तो कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना चाहिए ज्यादा। ये एक एक आपको अंदाजा दे देता है, लेकिन ये लेवल नहीं बताता है। ये आपको सिर्फ ये माइनस बाई माइनस सेल दिखाता है, आपको समझ में आ जाता है कि कितना टोटल नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स है, डिफरेंस कितना है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो सब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये स्पॉट के कैंडल्स हैं, और यहाँ पे आपको स्ट्राइक वाइज कॉल सेल राइटर्स एंड पुट सेल राइटर्स का सेल का वॉल्यूम दिखाएगा। हम बायर्स को बिल्कुल नहीं देखते हैं। एक टाइम तक हमारे पास बायर्स का भी डेटा था, हमने निकाल दिया है, क्योंकि वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करेगा। अगर आप सिर्फ इतना ही देखेंगे तो भी आपको कंप्लीटली क्लैरिटी मिलेगा। तो ये एक प्लेटफॉर्म के अंदर आपको पूरा डेटा मिल रहा है एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। अगर आपको ये बेसिकली क्या होता है कि अगर आप 10 बजे देखते हैं तो 10 बजे कैसे दिख रहा है उतना ही दिखाई देगा। 10 बजे एट दैट पॉइंट कि कितना कॉन्ट्रैक्ट्स है एक्टिव, वही दिखाएगा। लेकिन 10 बजे तक ये कैसे हुआ है, 9:15 से 10 बजे तक ये कैसे बिल्ड हुआ है, बिल्डअप हुआ है, शॉर्ट हुआ है, जो भी हुआ उसको देखना है, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो। तो आपको ये पूरा डिटेल इसके अंदर आपको दिखाई देगा। आप डे टाइम पे जब भी आप देखते हैं तो उस टाइम तक का आपको पूरा डिटेल्स दिखाई दे देगा। इसके नीचे कैंडल्स भी है, तो आपको लाइव प्राइस भी मिलेगा उस स्ट्राइक का, बोथ कॉल एंड पुट। सो आपको प्राइस के लिए कहीं और जाने की जरूरत एटलीस्ट नहीं पड़ती है। तो ये एक्सप्लेनेशन रहा। लेकिन देन अगला सवाल यही आता है कि ठीक है, प्लेटफॉर्म के अंदर आपको डेटा पूरा मिल रहा है, लेकिन इसको यूज कैसे करें, क्या फायदा है, इसको कैसे यूज करके हम डिसीजन ले सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको दो तीन चीजें बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा, आप हिस्टोरिकल डेटा जाके आप समय बिताएं इसके ऊपर, आप टाइम स्पेंड करें। आपको इतने सारे आइडियाज खुद ब खुद आ जाएंगे कि आपको किसी के स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना क्लैरिटी आपको ये डेटा देता है प्राइस के मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना आपको शायद ही कहीं और आपको मिलेगा। मैं आपको अभी दिखाई देता हूं मैं आपको, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको एक दो चीजें तो दिखाई दूंगा, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, जिससे आपको एक तो पता चलेगा कि हाँ, इस डेटा से ये सारी चीजें हैं जो हमको शायद इजीली समझ में आ रही है। तो उसमें से एक, फॉर एग्जांपल आज का ही डेटा ले लेते हैं। सुबह के टाइम पर अगर आप आ जाते तो मार्केट में तो एक एकदम बुलिश कैंडल बना और प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा था। लेकिन यहाँ पर जैसे हमने मॉर्निंग के टाइम पे देखा, हमने देखा कि चलो सेल्स थोड़े हावी हो रहे थे 9:20 तक ही। 3 या 4 मिनट में हमको पता चल रहा था कि फ्यूचर्स में तो सेलर्स एक्टिव है। तो उससे मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मैं अगर पुट ले लूं तो कहाँ से लूं, प्राइस शायद कहाँ तक जाएगा वो तो मुझे पता चलना चाहिए ना। तो ये इस प्लेटफॉर्म का फायदा है। आप अगर सवाल सही करेंगे ना तो आपको जवाब बिल्कुल मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। एट अबाउट 9:59, लेट्स से 9:19 9:20 के टाइम पे, ये क्योंकि सेल स्ट्रांग था तो इसीलिए मैंने कॉल नहीं लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, 4-5 मिनट तो वेट कर ही लेते हैं। उसके बाद मैं अभी देखना चाहता हूं कि क्या होगा मार्केट 9:20 के आसपास। ये 29,950 का बेसिकली एटीएम है, और ये जा रहा है 23 की तरफ। तो सवाल बेसिकली ये होना चाहिए कि ये क्या ये प्राइस आगे जाते जाते 23,000 टच करेगा कि नहीं करेगा। दैट शुड बी योर क्वेश्चन। सवाल आपका ये होना चाहिए कि आगे तो जा रहा है, क्या ये 23,000 टच करेगा या फिर क्रॉस करेगा, क्या ये 23,050 को क्रॉस करेगा। ये अगर आप सवाल करेंगे आपको जवाब बिल्कुल मिलेगा। तो देखते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल आप 9:22 पे मेरा सवाल था कि क्या ये 23,000 जाएगा। 23,000 तो बहुत दिनों से एक रेजिस्टेंस बनकर बैठा था, लेकिन जरूरी नहीं है कि आज भी रेजिस्टेंस हो। तो देखते हैं कि 23,000 ये जाएगा कि नहीं जाएगा। तो उसके लिए मुझे 23,000 पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो सुबह के टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल 9:20 9:23 के टाइम पे हमें डेटा कुछ इस तरह से दिखता है।
923 924 के टाइम पे। तो कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप 920 923 के टाइम पे भी अगर आप देखेंगे तो 2.25 लाख या 3 लाख के करीब पुट्स हैं और कॉल्स हैं 5.5 लाख या 5,30,000 के आसपास। तो कॉल्स यहाँ पे स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, 1.5 गुना ज्यादा है, 1.5 गुना ज्यादा भी बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली, क्योंकि 3 लाख से अगर 5.5 लाख पहुंचना है तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ से ये लोग थोड़ा बहुत धीमे पड़ जाएं 23,000 पे। तो मेरा कॉन्फिडेंस तब बनता है जब मैं एक और कदम आगे जाऊं, क्योंकि ये 22,950 पे है, 23,000 पे तो मैंने देखा है कि कॉल्स हैं, कॉल सेलर्स अच्छे खासे हैं। लेकिन मैं देखूंगा 2350 पे क्या हो रहा है, वो अगर डेटा मैं अगर देख पाया तो मेरे लिए अच्छा खासा कॉन्फिडेंस मिल जाता है, और वो डेटा यहाँ पे नहीं है क्योंकि स्ट्राइक चेंज हो गया है। तो मैं क्या करूंगा, आपको लाइव चैट्स के अंदर आपको स्ट्राइक व्यू भी मिलेगा। आज ही का डेटा था 23,050। तो 2350 को 920 पे हम लोग देखते हैं। एक बार 923 पे अगर आप देखेंगे, ये आज का ही डेटा है अगेन। तो यहाँ तो 923 पे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि लेबल के अंदर शायद कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे स्क्रीन पे, बट एसेंशियली पुट्स जो है, हाँ करेक्ट ही है, 61,000 पे, और कॉल्स जो है 161,000 पे है। मतलब यहाँ पे कॉल रेटर्स काफी स्ट्रांग है, कंपेरेटिवली तो स्ट्रांग ही है। अगर आप एक लेवल और आगे जाएंगे 50 के रेंज पे, वैसे आपको ज्यादा वॉल्यूम मिलता नहीं है, इसीलिए भी आपको शायद वॉल्यूम वहां पे कम ही मिलता है। एक और लेवल आगे जाएंगे तो आपको एक और क्लैरिटी मिल जाएगा यहाँ पे कि यहाँ पे तो ये बिल्कुल आने ही नहीं देने वाले थे। 1,30,000 और 3,20,000, इनको यहाँ पे इस लेवल पे इंटरेस्ट ही नहीं है। ये बात सुबह के टाइम पे शायद थोड़ा मुश्किल पड़ेगा आपको समझना, हिस्टोरिकल डेटा देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो आपको समझने में काफी आसान हो जाएगी, मैं दिखाऊंगा वो कैसे। वापस चलते हैं लाइव पे। तो 23 और 2350 23,100 पे कॉल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, तो मुझे पता चल गया कि ये प्राइस 23 टच करेगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसके आगे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। तो अगर मैं 23 थोड़ी देर और भी रुकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 930 तक भी रुकता हूं मैं, तो 930 पे अगर हम लोग यहाँ पे हैं, तो अभी आप बताइए कि आपको किसी को भी, जिस किसी को भी ऑप्शंस का नॉलेज है, और ये वॉल्यूम्स अगर आप देख रहे हो 3,70,000 7,30,000, आपको लगता है कि इस स्टेज पे ये ओवरटेक करना, पुट्स को पहुंचना पॉसिबल है? यहाँ पर 2 गुना ज्यादा वॉल्यूम पड़ा है यहाँ पर। तो सुबह के टाइम पे 9:29 पे तो क्लियर हो गया था कि 23,000 के स्ट्राइक पे उनको आना नहीं है, मुश्किल है उनके लिए। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत रिजेक्शन भी ले लिया हमने, एक रिस्क ले लिया कि चलो 22,900 पे मैं पुट ले लेता हूँ। मेरा रिस्क क्या था कि ज्यादा से ज्यादा ये फिर से 950 पे आएगा, उसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि 23,000 पे एक तो कॉल्स बढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है। तो मेरा रिस्क सिर्फ इतना था कि अगर मैं 22,900 पे वापस अगर मैं बेचता हूँ, पुट लेता भी हूँ, मुझे पता है कि ये 50 से ज्यादा ऊपर जाएगा, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ कि अगर वो वापस वो 50 पे आता है तो शायद एक और बार मैं पुट ले लूंगा, एवरेज कर लूंगा, एंड देन आई विल वेट। मेरा कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि ये 23,000 नहीं जाएगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि क्या होगा। तो 22,900 पे प्राइस है, 22,900 पे क्या हो रहा है, 22,900 पे तो ये दोनों स्ट्रांग है। सुबह के टाइम पे 923 के टाइम पे, 930 के टाइम पे, दोनों एक साथ चल रहे हैं। सुबह के टाइम पे भी देखते तो आपको यही पता चलता। तो ओके, यहाँ पे फाइट है विच इज गुड। इसके ऊपर कॉल स्ट्रांग है, यहाँ पर भी कॉल्स टक्कर दे रहे हैं, मतलब फाइट कर रहे हैं, विच इज गुड। तो मैं बस वेट करके देखना चाहता हूँ कि ये कब ये क्लियर हो जाएगा बोलकर। तो लगभग फॉर एग्जांपल 943 944 को ये समझ में आ जाएगा, क्लियर हो गया, क्योंकि पुट तो गिर गए हैं और ये आगे आ गया। लेकिन 943 उस टाइम तक प्राइस बहुत ही नीचे आ चुका था, ऑलरेडी 850 के पास आ गया। तो अब मेरा इंटरेस्ट है कि क्या ये 850 तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा। आप ये मत देखिएगा कि मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको समझना ये जरूरी है कि मैं क्या सवाल कर रहा हूं। अगर मुझे इस ट्रेड में कंटिन्यूअसली बने रहना है तो मुझे देखना है कि क्या 22,800 850 टूटेगा कि नहीं टूटेगा, नहीं तो मैं निकल जाऊंगा उस ट्रेड से। तो मैं देखूंगा 22,850 पे, 850 पे 9 सेम उसी टाइम पे मुझे ये भी समझ में आ गया कि पुट निकल रहा है। अगर ओवरटेक नहीं भी करता है तो मुझे पता चला कि पुट निकल रहा है और कॉल स्ट्रांगली आ रहे हैं आगे से। तो मुझे कॉन्फिडेंस बन जाता है कि चलो ये लेवल भी मेरे लिए शायद सेफ है। तो अगला लेवल मेरा रहेगा 22,800।
तो जब तक प्राइस 22,800 पे आएगा, मैं 22,800 ओपन करके देखता रहूंगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लगभग उसी टाइम पे 5-10 मिनट में आपको पता चल गया कि यहाँ पर भी इस लेवल पे मुश्किल है। आज पहली बार बहुत दिनों के बाद में 22,800 सुबह के टाइम पे ही यही डेटा देख के हमने कहा था कि 22,800 शायद ही आज टिक पाएगा, और वही हुआ है, क्योंकि 22,800 पे हमेशा सपोर्ट लेके वहां से रिजेक्शन ले रहा था। कल भी हुआ था वो एक्सपायरी के दिन, लेकिन आज मुश्किल था क्योंकि आज कॉल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे सुबह के टाइम पे। एंड लगभग 9:45 के टाइम पे आपको समझ में भी आ गया इसको देख के कि आज इनको मतलब सपोर्ट बनना मुश्किल है। तो 800 भी मेरा लेवल चला गया, वो तो 950 को ही मेरे को पता चल गया, तो मैं क्यों निकलूंगा। थोड़ा बहुत प्राइस वापस भी आता है तो भी आई एम स्ट्रॉन्ग, मुझे तो पता है इस लेवल पे इसको टिकना ही नहीं है। अगला मैं देखूंगा 750 पे, फिर मैं देखूंगा 700 पे। तो अगर आप 700 पे देखते हैं तो बेसिकली जब तक प्राइस 700 पे आता है, फॉर एग्जांपल 750 पे आता है 10-15 के आसपास, है ना। तो 700 के पॉइंट ऑफ व्यू से 10-15 को अगर आप देखते हैं, 10-15, 10-16, इस टाइम पे बेसिकली ये लोग वापस जा रहे हैं 10-15, 10-16। शायद टूट सकता था, हमें लगा कि चल 22,700 शायद चांसेस है टूटने के। जिस तरह से ये एकदम ये लोग गिर गए थे और जिस तरह से ये लोग बढ़ रहे थे, शायद चांसेस थे टूटने के। तो फिर देन हमें देखना था कि 650 पे क्या हो रहा है। एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम हमें थोड़ा आगे रहना ही है। चैलेंज 650 पे चैलेंज ये है, अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखेंगे तो उसमें भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। कॉल्स का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, पुट्स हैं, कॉल्स का इंटरेस्ट नहीं है। ये आपको दूसरी तरफ पुट्स के अगर आप 23 या 23,100 देखेंगे, पुट्स का भी यही हाल रहेगा, उनको इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। हर रोज ये आपको दिखता है। ऐसा लेवल आज आ जाएगा जहां पर आपको पता चलता है कि कॉल्स का यहाँ पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, चाहे ये कितने भी गिर जाए, इनका अगर कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब ये गिर रहे थे, अगर ये थोड़ा बहुत भी और जोर लगाते तो हमें पता चलता कि 650 या 700 भी टूटने के चांसेस है। अब क्योंकि यहाँ पर ये लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो हमें पता चला था कि प्राइस 650 तो जाना नहीं है। एक चीज हमने सोचा था कि क्योंकि प्रेशर तो ज्यादा था, लेकिन शायद लिक्विडिटी की वजह से उन्होंने 650 या 600 लेवल्स को देखा भी नहीं आज। तो हमारे लिए सेफ था या तो यहाँ पे एग्जिट करो या फिर यहाँ पे एग्जिट करो, हमारे लिए सेफ था इस रेंज पे एग्जिट करने के लिए। यहाँ पे शायद क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन बाद में जब वापस आएगा तो आपको 100% क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि जब ये 11:11 पे आएगा तो आप 700 अगर देखेंगे 11:11 पे। नाउ यू टेल मी, आप कोई भी यहाँ पर देख के क्या कहेगा कि ये हायर हाई बनाते जा रहा है, फॉर एग्जांपल 11.6 को ऊपर की तरफ, आपको लगता है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है इसको ओवरटेक करना, एंड 650 तो यहाँ पर इम्पॉसिबल है। इनका इंटरेस्ट ही नहीं है, ये लोग तो मतलब इनको आज यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पर कोई सेल ही नहीं कर रहा है। ये आपको समझना आसान हो जाता है। मैं आपको अगेन यहाँ से प्राइस कितना वापस जाएगा उसके लिए भी आपको वही सवाल करने पड़ेंगे। टाइम कम पड़ रहा है, इसलिए मैं जल्दी से रैप अप कर देता हूँ। एंड ऑफ द डे आप अगर सही सवाल करेंगे, हम लोग यकीन मानिए हम लोग प्राइस एक्शन को देखते भी नहीं है। हम लोग प्राइस को बिल्कुल नहीं देखते हैं। हम लोग प्राइस सिर्फ इसलिए देखते हैं कि चलो 22,850 टूटना था, क्या प्राइस वहां तक आया कि नहीं। जब प्राइस वहां पर आया तब यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग कोई सपोर्ट लाइन नहीं डालते हैं, कोई रेजिस्टेंस लाइन नहीं डालते हैं। हम लोग सिर्फ 2-3 चीजें देखते हैं कि उस लेवल पे आया है कि नहीं, एंड देन क्या कंसोलिडेशन कर रहा है। क्योंकि कुछ दिन ऐसा लगता है कि प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है, तो हमें लगता है कि चलो इसके ऊपर से तो रेजिस्टेंस है, और क्योंकि प्राइस यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है तो शायद वहीं से रिजेक्शन ले लेगा, एंट्री लेने में आसान हो जाता है। उसके अलावा हम लोग प्राइस को बिल्कुल नहीं देखते। हमारा क्लैरिटी इन दोनों से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। फेयर इनफ, मैं इमीडिएटली एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूँ हिस्ट्री में। तो आप ये एक तरीका है आपको एंट्रीज लेने का। दूसरा एक और तरीका है, एक पर्टिकुलर डे का डेटा मैंने देखा था आपके लिए ही बोलकर क्विकली दिखा देता हूँ। 2 मिनट, आई एम रियली सॉरी, टाइम ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन बस 5-10 मिनट और। इस दिन क्या हुआ, 30 दिसंबर को बेसिकली सुबह सेल स्ट्रांग थे, उसके बाद में कॉल स्ट्रांग, पुट सॉरी बायर स्ट्रांग हो गए हैं, और सेलर्स वीक हो गए थे। लेकिन अचानक से सेल का वॉल्यूम आ गया 12:09 या 12:10 के टाइम पे। 12 बज के सॉरी 9 मिनट और 12:10 के टाइम पे प्राइस यहाँ पर है। तो अभी प्राइस ने कुछ मूवमेंट नहीं दिया, आपको कम से कम 10-15 मिनट का टाइम और भी था आपके पास। हिस्टोरिकल डेटा में आपको टाइम सेलेक्ट करने का भी एक एडवांटेज रहता है। तो अगर आप यहाँ पे 12 बज के अगर 10 मिनट के टाइम पे अगर हम लोग देखते हैं,
तो कुछ इस तरह से था फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे उस टाइम पे। लेकिन सवाल ये पूछना है कि प्राइस ऊपर तो आया है 23,900, लेकिन क्या ये 24,000 जाएगा? 24,000 क्या इसके जाने के चांसेस है 12:10 पे? 12:10 आप कॉल को तो भूल ही जाओ, पुट को देखिए। मैंने अभी भी कहा था आपको, पुट्स का यहाँ पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, चाहे ये कितने भी गिर जाएं। अगर पुट्स अगर अपना प्रेशर नहीं बनाते हैं तो इम्पॉसिबल है, यहाँ पे इनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो कैसे जाएगा उस लेवल पे? अगेन ये आपको हर रोज दिखेगा, एवरी सिंगल डे। हिस्टोरिकल डेटा में देखेंगे, एवरी सिंगल डे आपको दिखेगा एक ऐसा लेवल आएगा जहां पर पुट्स को ऊपर की तरफ या कॉल को नीचे की तरफ इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। तो 24,000 को जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ पर सेल कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा आ गए हैं। सो ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएगा? 23,950। 23,950 में थोड़ा बहुत प्रेशर है। 12:10 या 12 बेसिकली, हाँ, सो बेसिकली 12:10 के टाइम पे ये लोग बिल्ड अप कर रहे हैं, वापस हायर हाई बना तो रहे हैं 12:10 या 12:11 के टाइम पे। एक्चुअली 12:15 12:17 के टाइम पे तो लोग ओवरटेक भी कर चुके हैं, और आपके पास उतना तो टाइम था। तो इससे ज्यादा लीडिंग आपको कोई और नहीं बता सकता। बेसिकली वॉल्यूम ने पहले ही आपको बता दिया था कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आने वाला है, और ऊपर की तरफ से आपको पता चल गया कि इसको ऊपर तो जाना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 50 पॉइंट और ऊपर जाएगा, वो भी नहीं जा सकता था क्योंकि कॉल्स ऑलरेडी ओवरटेक कर रहे थे। तो यहाँ पर एक पोजीशन, पुट पोजीशन लेने में आपको बिल्कुल कोई और सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर पुट आसानी से लिया जा सकता था। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जो आपको डेटा अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं सिंसियरली आपको कह रहा हूं, अगर आप टाइम स्पेंड करेंगे हिस्टोरिकल डेटा में, अगर आप देखेंगे किस तरह से काम कर रहा है, आपके खुद के 10-15 स्ट्रैटेजीज इजीली बन जाएंगे। जरूरी ये है कि आपको डेटा देखना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक और बार रिक्वेस्ट कीजिए, हम लोग कुछ और लोगों को मिलके एक और कॉल करेंगे जिसके अंदर इंट्रोडक्शन कम करेंगे या फिर नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन ज्यादा देंगे कि किस तरह से उस दिन फॉर एग्जांपल किस तरह से ये डेटा काम किया है। मैं हर रोज हम लोग ये डेटा देखते हैं और हर रोज हमको इसी क्लैरिटी से हमको डेटा पता चल जाता है, इतने ही क्लैरिटी से हम लोग डेटा देखते हैं। यहाँ जब प्राइस ये वापस रिबाउंड कर रहा था, हमको पता था कि ये भी टूटेगा ही टूटेगा। अगर आप डेटा देखेंगे आपको पता चल ही जाएगा, जिस तरह से हम लोग देख रहे थे उस तरह से देखेंगे आपको पता चल ही जाएगा, आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी बोलने के लिए कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, आप खुद समझ सकते हैं। पूरा डेटा आपको वो कहानी समझा देगा। ऑल राइट, और स्ट्रैटेजीज तो मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल 17, शायद 17 को, 18 को, 19 को, समथिंग लाइक दैट, एक मार्कर आया था हमारे पास 19 को फॉर एग्जाम्पल। बबल्स है, ये बबल एक है जो हमने मार्कर जैसे बनाया है, वो आपको बेसिकली बताता है कि कहाँ पर बाय कर सकते हैं या फिर कहाँ पर सेल कर सकते हैं। कैंडल के ऊपर पिंक कलर में आता है तो एसेंशियली कह रहा है कि बहुत ज्यादा सेल प्रेशर है, यहाँ से प्राइस नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। और अगर नीचे की तरफ ब्लू में आता है तो ये बता रहा है कि यहाँ से प्राइस बाहर ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये काफी एक्यूरेट है, हमने एक वीडियो भी बनाया है किस तरह से इसको समझना है, वो वीडियो प्लीज आप एक बार देख लीजिए। हिस्टोरिकल डेटा में आपको वैसे भी फ्री है, तो हिस्टोरिकल डेटा में आप एक बार देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे काम कर चुका है बोलकर। एक बार वीडियो भी देख लीजिए समझने के लिए कि ये बबल्स कैसे काम करते हैं। इसकी एक्यूरेसी मैं जैसे कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज आपके सामने ले आए जो एक्यूरेट ना हो। हमारा इंटेंशन यही है कि चाहे हम आपको महीने में 4 बार ही क्यों ना ऐसे पोजिशंस आ जाए, लेकिन हम आपको एक्यूरेट इंडिकेशन ज्यादा दे। इंस्टेड ऑफ महीने के महीने आपको कोई मार्कर दें, इससे बेहतर है हम लोग ज्यादा इंडिकेशन दें। इसीलिए अगर आप हिस्टोरिकल डेटा में ट्रायंगल देखते हैं, त्रिकोण अगर आपको दिखता है, उसको इग्नोर कीजिए, वो प्रोडक्शन में नहीं है, लाइव में आपको नहीं दिखेगा। ये बस टेस्टिंग के लिए हमने डाला है। हम लोग जब जिस दिन हमको कॉन्फिडेंस आएगा उस दिन हम आपको ये प्रोडक्शन में डाल देंगे, और हम उसका आपको बता भी दे देंगे, आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगा उस दिन। तो बस आप ये बबल्स देखिए, ब्लू या फिर पिंक में आएगा ऊपर की तरफ है तो उससे आपको पता चलेगा। कभी कभी आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर आ तो गया लेकिन प्राइस तो ऊपर नहीं गया। अब इसका फायदा यह है बबल का, आप हिस्टोरिकल डेटा में देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, चाहे प्राइस दूसरी तरफ क्यों ना चला जाए, ये वापस उस रेंज पे कम से कम लेके आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर बाई स्ट्रांग था। इसीलिए वो ऑब्वियसली पुश बैक करने की कोशिश करेगा उस लेवल तक प्राइस को लाने के लिए।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिएगा, आपको जितनी एक्यूरेट और जितना कॉन्फिडेंस से ये बबल्स आपको देते हैं, उतना कॉन्फिडेंस मुझे नहीं लगता है कोई आपको दूसरे इंडिकेटर्स में इतने कॉन्फिडेंटली आपको ये चीज समझ में आ सकती हो। तो आई एम श्योर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं यहाँ पर रुकूंगा। ऑलरेडी 10 मिनट और हो चुके हैं। सिर्फ एक चीज एक्सप्लेन करूंगा, प्राइस। दो हैं बेसिकली, स्टैंडर्ड प्लान दैट डज नॉट हैव मार्कर्स, इसके अंदर मार्कर्स नहीं है, और ये प्लान है जिसके अंदर मार्कर्स है। बहुत सारे लोगों ने हमें ये भी कहा है कि मार्कस का प्लान ज्यादा कॉस्टली है। ये आपको, अगर आपने जिस किसी ने भी आपको हमें रेफर किया है, उन्होंने आपको एक कूपन कोड दिया ही होगा। वो कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं तो आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन मार्कस का प्राइस, काफी लोगों ने हमें कहा है कि ये प्राइस बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली मार्केट में जिस तरह से टूल्स होते हैं। हम इसलिए इस प्राइस रेंज पे इसलिए भी है क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एक बार हिस्ट्री तो वैसे भी आपको फ्री ही है, आप हिस्ट्री में एक बार मार्कर्स चेक कर लीजिए। आप बायर हो या सेलर हो, अगर आपको लगता है, जनवरी और फरवरी का डेटा तो है आपके पास और उन दोनों में आपको मार्कर्स है, फरवरी का महीना खत्म भी होने को आ गया है, उन दोनों मार्कर्स को यूज करके अगर आप देखिएगा कि आपका P&L किस तरह से बन सकता है, एक लेवल पर तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। अगर आपको लगता नहीं है कि उस मार्कर से आपका P&L इतना नहीं बनता है जितना हम लोग मार्कर्स में से, बेसिकली मार्कर्स का चार्ज है, तो आप हमें मैसेज कीजिएगा। हम आपके साथ कॉल करके समझना चाहते हैं कि आप क्यों बोल रहे हैं। क्योंकि अगर आप बायर हैं तो 20,000 तो कम से कम आपको लॉट साइज लेके कैपिटल मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि आजकल 75 का हो गया है। महीने का अगर 3 या 4 बार भी अगर ये मार्कर आता है, जितना क्लैरिटी है उसके हिसाब से अगर 3 या 4 बार भी आता है, तो आप खुद ही कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपका कैपिटल किस तरह से ये इंप्रूव कर सकता है। अगर आप कुछ और भी नहीं करना चाहते, सिर्फ मार्कर्स यूज करते हैं, तो भी आपका कैपिटल अच्छा खासा बन सकता है। क्योंकि मार्कर्स काफी एक्यूरेट है और हम लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है इस पे मार्कर्स को इंक्लूड करने के लिए, इसीलिए ये प्राइस कॉस्टली है। और भी मार्कर्स हम इसके अंदर इवेंचुअली ऐड करेंगे। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्राइस, अगर आप P&L के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो प्राइस हमें नहीं लगता है कि इतना कॉस्टली है। बट इरेस्पेक्टिव ऑफ कूपन कोड आप यूज कीजिए, जो भी कूपन कोड आपको मिला है वो यूज कीजिए, आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलेगा। आई विल टेक अ पॉज। इट्स बीन लॉन्ग, कम से कम 40 मिनट तो मैं बोल रहा था। आई एम रियली रियली सॉरी। अगर आप जो भी सवाल है अगर आप पूछेंगे तो मैसेज कीजिएगा प्लीज। आई लाइक टेक। आई थिंक किसी का सवाल आया था कि इंग्लिश वीडियोस, हाँ बिल्कुल अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, ज्यादा नहीं है। वी विल अरेंज अनदर कॉल, मिस्टर आंजनेय, वी विल डू अनदर कॉल, यू विल गेट एन ईमेल। आई विल डू अनदर कॉल इन इंग्लिश एज वेल। आई एम सॉरी, दिस वाज, वी हम लोग सोच के आए थे कि ये हिंदी में ही होगा बोलकर, बट वी डेफिनेटली विल डू वन इन इंग्लिश, and one we will do it in Kannada also. Whoever is in Kannada, yare idru innond call, we will do it in Kannada for sure. This recording is there, yes. We will share the recording. It will be there in YouTube itself. It will be shared with all the participants. Historical data is limited. I am really, really sorry. We will see if we can re-upload. We had, sorry, हम लोगों को एक प्रॉब्लम हुआ था लगभग दिसंबर के टाइम फ्रेम पे ही। अगर आप दिसंबर के टाइम फ्रेम पे अगर आप करेंगे, अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा डेटा में थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं। इसीलिए हम आपको जनवरी का डेटा देखने के लिए कह रहे हैं। हिस्टोरिकल डेटा हम लोग फिर से कोशिश करेंगे अपलोड करने की। मैं बता तो नहीं पाऊंगा आपको कितनी जल्दी कब होगा, लेकिन अगर आप बेस चार्ट्स यूज कर रहे हैं ना, जनवरी और फरवरी में इतना डेटा है, आपको 100% प्लेटफॉर्म पूरा समझ में आ ही जाएगा। और ये इंडिकेटर नहीं है आपको कि आपको बैक टेस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा डेटा की जरूरत है। ये बेसिकली मार्केट में जो वॉल्यूम है वही दिखा रहा है। तो जो जिस तरह से डेटा प्ले करता है, जो गेम चलता है ना, कि वॉल्यूम, ऑप्शंस का वॉल्यूम है एंड फ्यूचर्स का वॉल्यूम है, उसके बेसिस पे प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये मोर और लेस आपको 2 महीने के अंदर आपको समझ में आ ही जाएगा। इससे ज्यादा डेटा की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि हम लोग देखते हैं यही डेटा को, तो हम लोग भी यूज करते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे हम लोग हिस्टोरिकल डेटा अपलोड करने की, एटलीस्ट फ्रॉम सेप्टेम्बर ऑनवर्ड्स। थैंक यू सो मच मिस्टर शिव प्रसाद। एनी अदर क्वेश्चंस? कोई और? ಕನ್ನಡ, ಅರವಿಂದ್ ಅವರೇ, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಾಲ್, ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡ, ಯಾರೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ
ಡೆಮೋ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕಾಲ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. How to find perfect reversal? सत्यनारायण जी, मैं सोच रहा हूँ कि आप सत्यनारायण कुप्पा, आई थिंक, आई डोंट नो इफ यू विल अंडरस्टैंड हिंदी. I hope you can understand at least English. How to find a perfect reversal? I have told you, wait for the price to reach a level where you are guaranteed that the price will not go any further down or further up. Like I said, ये इतनी बार होता है कि प्राइस एक लेवल पे पहुंच जाता है जिसके ऊपर, अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर पुट्स का कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है, या फिर नीचे आ रहा है तो उसके नीचे 100 पॉइंट्स के नीचे कॉल्स का कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है. ये आपको हिस्टोरिकल डेटा में पता नहीं कितनी बार दिखेगा. आपको जहां जहां पर शार्प रिवर्सल लिया है वहां वहां पर अगर आप डेटा देखेंगे आपको यही चीज बार बार रिपीट होते हुए दिखेगा. इसीलिए कहता हूं आपको 2 महीने का हिस्टोरिकल डेटा काफी है. आपको, you will have to spend enough time with historical data. That's my sincere request. You would love the platform if you spend enough time with historical data. You will not get this clarity in any other platform, that I can definitely assure. We will send an email whenever a Kannada demo is planned in Kannada, for sure. We will definitely do. Srinidhi has shared a number. If you need any assistance, you can WhatsApp us on that number. That's an official number. We will definitely do in Kannada, Naren Aure, definitely. Thank you so much, Vivek. Thanks a lot. All right. I'm not sure if I missed, शायद किसी का अगर कोई सवाल मिस हो गया तो I'm really really sorry. आप दोबारा पूछ सकते हैं. I'm just looking at the comments now. हाँ, like Srinidhi said, हिस्ट्री के डेटा पूरा फ्री है. आप हिस्ट्री में प्लीज टाइम स्पेंड करें. आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा हिस्टोरिकल डेटा के साथ. Nagendra ಅವರೇ, we will definitely send an email when we plan Kannada. Most likely next week ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಮೇಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. In case if you need South Indian, unfortunately I can't speak Malayalam and Tamil. I wish I could, but Telugu I can. In case if somebody needs it in Telugu, I can do it. English definitely we will plan. Kannada, Telugu and English I'm sure we can definitely plan very soon. All right. Well, thank you so much. This is amazing response. The number of people joined. I'm sorry if I, if there was something we rushed or if this time was not good enough. Please request us for another call. We will do a separate call with a smaller subset of audiences for either Hindi or English. But I sincerely thank you everyone. I hope कि आपको इतने टाइम पे कुछ तो जानकारी आपको मिली होगी जो आपको इससे पहले नहीं पता था. कुछ तो आपने सीखा होगा. इस उम्मीद से मैं आपको थैंक यू कहता हूँ. Thank you so much. Thanks a lot. And hopefully we will connect again. Thank you. And YouTube, please leave us comments on YouTube. Please leave us support on YouTube. Whatever videos are there, please leave us some support there. Thank you so much. Thanks a lot.